कल का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक लिंकेज और एक नया चीज पढ़े थे क्रॉसिंग ओवर। जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो पहले का कंसेप्ट था और उसके अनुसार हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पूर्वज में आपका गैमिट का जो प्रकार बनने वाला है, गैमिट जो बनने वाला है वो निर्भर करता है या उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, पूर्वज होता है। लेकिन जब हम लोग लिंकेज पढ़े तो क्या पढ़े, लिंकेज एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी क्रोमोसोम पर, किसी गुणसूत्र पर मौजूद जो जीन होते हैं, लगातार रूप में जो मौजूद होते हैं जीन, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, साथ साथ जाना चाहते या साथ साथ रहना चाहते हैं, इसको कहते थे लिंकेज। इसी में एक और बात आया था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको बताए थे कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसमें क्या होता है कि समजात जो आपका गुणसूत्र होता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के समय जो गैमिट बनने का बात आता है, उस समय गैमिट निर्माण के समय उनका क्या हो जाता है, गैमिट निर्माण के समय उनका कुछ टुकड़ा एक से टूटकर दूसरे आपका गुणसूत्र या क्रोमोसोम में चला जाता है। और इसको कहा गया था, क्या कहा गया बाबू, इसको कहा गया क्रॉसिंग ओवर। तो समजात गुणसूत्रों के बीच में टुकड़ों का जो आदान प्रदान होता है और उसके चलते जीन का जो नया संयोजन बनता है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। फिर हम लोग जो कल पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि लिंकेज जो होता है उसको दो प्रकार का कर सकते, दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है एक कंप्लीट लिंकेज और दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज किसको कह रहे थे, तो वैसा लिंकेज जिसमें पूर्वज का ही केवल गुण वाला वंशज आता है, पूर्वज के ही लक्षण वाला आपका वंशज आता है, मिला जुला गुण वाला वंशज नहीं आता है, तो इसको कहते थे लिंकेज। लेकिन अगर पूर्वज के गुण वाले वंशज के अलावे भी कुछ आपके जो वंशज हैं वो आपके मिले जुले गुण वाले आ जाते हैं, कुछ है ना, जितना पूर्वज का अनुपात है उतना नहीं, बल्कि कुछ जो है वंशज मिले जुले गुण वाले अगर आ जाते हैं तो इसको कहते थे हम लोग क्या, इसको कहते थे इनकम्प्लीट लिंकेज। और तीन जो है ना लास्ट में एग्जांपल लेके हम उसको इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखे थे। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो टेस्ट क्रॉस जो होगा डाइहाइब्रिड का या उससे ऊपर वाले हाइब्रिड कंडीशन में, तो सब का जो आपका मान आएगा वो बराबर बराबर आएगा, मतलब रेशियो 1:1:1:1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो, कंप्लीट लिंकेज हो, तो जो आपका डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, न कि 1:1:1:1:1 आएगा, ठीक है। और इनकम्प्लीट लिंकेज आएगा तब तो परसेंटेज में आएगा, पॉइंट में आएगा, वो परसेंटेज जो आएगा। अब इसी की व्याख्या का बात कर रहे थे, तो हम लोग शुरू करते हैं। मेंडल का डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट देखे थे, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को ही ये क्या किया गया है, क्रोमोसोम के आधार पर और सेल की जब जानकारी हो गई उसके आधार पर उसकी व्याख्या की गई थी, क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा भैया, हुआ ये होगा कि दो पीबीएल पौधे को लिया गया था P1 जनरेशन में, और इसको जाने के पहली जो है ना बात जो हमने मानी वो क्या मानी कि कैपिटल T और कैपिटल R जो होंगे वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होंगे, अर्थात अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होंगे, ठीक है। अब एक जो आपका पौधा था वो टॉल राउंड था और दूसरा जो पौधा था वो कैसा था, द्वारवृंकल था, यही हम लोग लिए थे।
या जो आप वहां पर लिखे होंगे, हाँ आप येलो राउंड लिखे होंगे, हम यहाँ पर येलो राउंड भी लिख सकते थे, अगर आपको मन होता तो येलो राउंड लिख सकते थे। तो ये जो है पौधा इधर से क्या आ गया, कैपिटल टी कैपिटल आर वाला पौधा, इधर से कौन आया था, स्मॉल टी स्मॉल आर वाला पौधा आया था। अब हुआ क्या कि जब इसका क्रॉस करवाया गया, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था, याद करो डायबिटिक एक्सपेरिमेंट में, जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो इसमें से एक क्रोमोसोम कैपिटल टी वाला आया और इधर से जो है ना दूसरा क्रोमोसोम कैपिटल आर वाला जो था वो आया होगा, क्योंकि दोनों में से एक एक अलग हो जाता है। हम आपको बताया था कि मेंडल साहब का कहना था कि दो कारक जो आपके किसी गुण के लिए किसी पेरेंट्स में होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही कारक अगले पूर्वज में जा पाता है या वंशज में जा पाता है, पूर्वज में वंशज में जा पाता है पूर्वज से। तो इधर से क्या आया होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, इधर से क्या आया होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है, क्रोमोसोम लेकर अलग अलग क्रोमोसोम पर था। तो एक पीढ़ी में क्या मिला था, टॉल राउंड मिला था, याद करो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आया होगा। ये तो आपका कैसा था, पीबीएल था सब के सब, ये कैसा था पीबीएल, ये भी कैसा है आपको पीबीएल, ठीक है ना। लेकिन ये जो मिला ये कैसा मिला, हाइब्रिड मिला, हाइब्रिड मिला, या कह सकते हो इम्प्योर मिला, ठीक है। हाइब्रिड या इम्प्योर क्यों मिला होगा, तो यहाँ पर हम कोशिका के हिसाब के और क्रोमोसोम के तरफ से आपको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। कैपिटल टी वाला जो है ना क्रोमोसोम इधर से आया होगा, स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम इधर से आया होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के रूप में, कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम इधर से आया होगा, स्मॉल आर वाला क्रोमोसोम इधर से आया होगा। तो स्थिति ये आ गया होगा। किसी बच्चे को F1 पीढ़ी तक दिक्कत है, अगर है में हुआ क्या होगा। मेंडल का कहना था कि गैमेटोजेनेसिस में डायहाइब्रिड में एक क्या होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाद में लोगों के रिसर्च के द्वारा, खोज के द्वारा ये बात पता लगी, इस बात का पता चला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है रियली में वो मियोसिस के समय होता है, और मियोसिस के समय ही वहां पर एक मेटाफेज का फर्स्ट का घटना घटता है। ये जो मेटाफेज फर्स्ट की जो घटना घटती है उसमें होता क्या है, उसमें यही होता है कि जो समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग में होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर संभावना क्या हो सकता है, मान लीजिए हम 4 क्रोमोसोम लेकर चले थे और ये भी मान के चले थे कि कैपिटल टी कैपिटल आर या स्मॉल टी स्मॉल आर अलग अलग क्रोमोसोम पर था, तब स्थिति क्या होगा। तो स्थिति ये होगा कि इक्वेटर पर जो आपका ये सजे हुए हैं, बीच में जो सजे हुए हैं कोशिका के दोनों तरफ, इनके सजने का क्या स्थिति हो सकता है, तो 2 तरह का स्थिति आ सकता है, 50-50% चांस है। किसका स्थिति का, पहला स्थिति ये हो सकता है कि 1 नंबर क्रोमोसोम के साथ 3 नंबर क्रोमोसोम सजे। आप लोग 1 नंबर 3 नंबर कहां से दिए हो, तो आपको समझाने के लिए इसको मान लिया गया है कि पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम, टोटल कितना क्रोमोसोम है, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, मान लिया गया है। ज्यादा हो सकता है, हम लोग में कितना होता है 46 होता है, तो ऐसा जोड़ा कितना बनेगा वहां पर, हम लोगों में 23 जोड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ा बना है, 2 जोड़ा बना है। तो जो 2 जोड़ा में जो है 1 नंबर के साथ 3 नंबर जा सकता है, 2 नंबर के साथ 4 नंबर जा सकता है, या 50% चांस है प्रोबेबिलिटी या मैथ के अनुसार 1 नंबर के साथ 4 नंबर जा सकता है, 2 नंबर के साथ 3 नंबर, तीसरा नंबर क्रोमोसोम जा सकता है। 50-50% का ये दोनों का चांस है। ये तो बीच वाला आपको हम दिखाए कि जो पूर्वज है उसका क्या स्थिति होगा गैमीट बनने के पहले। अब जब गैमीट बना होगा तो कैपिटल 1 नंबर अगर तीसरे नंबर के साथ जाएगा तो जो आपका स्थिति आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर एक साथ आ जाएगा। अब अगर 2 नंबर 4 नंबर के साथ जाएगा तब क्या स्थिति आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ आ जाएगा। तो 50% में 25% चांस है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जा सकता है, 25% चांस है कि स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर जा सकता है। अब इधर आ जाओ, इधर भी 50% था चांस
जिसमें क्या था चांस, 1 नंबर क्रोमोसोम के साथ 4 नंबर जा सकता है, 2 नंबर क्रोमोसोम के साथ 3 नंबर क्रोमोसोम जा सकता है। और इसी तरह से हम लोग 26 को होता है, कितना होता है 23 जोड़ा, है ना, टोटल 46 को होता है, तो 23 जोड़ा में ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, 46 गिन के। तो उसमें क्या, इसमें क्या देख रहे हैं हम, 1 नंबर जब चौथे नंबर के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जा सकता है। 2 नंबर अगर तीसरे नंबर के साथ जाता है तो क्या हो सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर जा सकता है। इसका भी चांस कितना परसेंट, 25%, 25%। गैमेट कितना तरह का बना, 4 प्रकार का, और सब कितना बना, 25%। तो ये आपका जो आपका मान आया, ये किसके कारण आया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। यहाँ पर तो ध्यान रखना कि अगर 2 जीन 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर अर्थात नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होता है तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के समय कौन सा घटना घटता है, मियोसिस घटता है। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में मेटाफेज फर्स्ट होता है, उसके कारण ये इंडिपेंडेंट। मेंडल का सोच के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में आइडिया नहीं था, जीन के बारे में ठीक से आइडिया नहीं था, लेकिन उनका जो बात था उस समय कहा गया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, बताओ मियोसिस और मेटाफेज द्वारा होता है, ऐसा अब प्रमाणित हो गया। तो कितना दूर का सोचते थे वो, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होगा, तभी होगा जब दो आपका जो जीन जिसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर रहेगा, तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, नहीं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, जैसा कि अभी हम लोगों को मिला। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो दूसरा ऑप्शन के लिए चलते हैं कि अगर ऑप्शन हम ये लेते हैं कि कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों एक ही क्रोमोसोम पर रहे और एक दूसरे के नजदीक, काफी नजदीक मौजूद रहे, तब क्या होगा। तो जो P1 जनरेशन जो था उसमें हम देखे थे पीबीएल पौधे लेते थे, कैपिटल टी कैपिटल आर वाले, और एक लेते थे हम लोग स्मॉल टी स्मॉल आर वाला, ये दोनों पीबीएल था। अब इसमें जब क्रॉस करवाते हैं तो दोनों में से क्या होगा, एक एक क्रोमोसोम जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर में से एक गया तो कैपिटल आर को ले गया। क्यों भैया, क्योंकि ऊपर में ये लिख चुके हैं हम, क्या लिख चुके हैं कि दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है, दोनों जीन और नजदीक में है, तो दोनों एक क्रोमोसोम जाएगा तो दोनों जाएगा साथ में, दोनों आया। इधर से क्या आया, स्मॉल टी स्मॉल आर एक क्रोमोसोम पर आया। अब जब F1 पीढ़ी बना, मतलब हाइब्रिड बना, तो उस तरफ से कैपिटल टी कैपिटल आर आया था, उसके समजात क्रोमोसोम पर स्मॉल टी स्मॉल आर आया। क्यों, क्योंकि ऊपर में ही लिख चुके हैं कि दोनों के दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर है और एक दूसरे के काफी नजदीक मौजूद हैं। अब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है मियोसिस, और उसमें घटना घटता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, समजात क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी, या हम मैथ का कुछ सहारा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि 50% संभावना है कि 2 कॉइन्स को अगर हम क्या करेंगे, उछलाएंगे, तो आपका एक में हेड अगर आएगा तो दूसरा में टेल आ सकता है, और ये 50% चांस है। 50% किसका चांस है कि एक हेड और दूसरा टेल आ सकता है, तो 50% इसका भी चांस है कि दोनों के दोनों टेल आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। यहाँ भी जो है ना संभावना, हम ऐसे तो उसमें कई चीज है, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ोगे डिटेल से। यहाँ पर क्या संभावना है, 1 नंबर क्रोमोसोम के साथ 3 नंबर जा सकता है, 2 नंबर क्रोमोसोम के साथ चौथा नंबर क्रोमोसोम जा सकता है। तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी है 50% कि 1 नंबर के साथ चौथा नंबर जाए और 2 नंबर के साथ तीसरा नंबर जाए। अब लोग क्यों भैया, तो एकदम दिमाग में रख लीजिए कि 1 और 2 जो है क्रोमोसोम समजात या होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो कभी भी एक साथ एक में नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों का पेयरिंग होने वाला है या होता है।
3 और 4 जो है वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, कभी भी वो एक साथ एक सेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों का आपस में पेयरिंग हो गया होता है। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में बाबू, ये आपको हम बता रहे थे गैमेट निर्माण के समय। तो यहाँ पर जब हम ये ऑप्शन चुने हैं कि TR और जो दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है, तो रिजल्ट क्या आया देखो, केवल 2 प्रकार के गैमेट बने, कैपिटल T कैपिटल R वाला और स्मॉल t स्मॉल r वाला, मतलब सब के सब जो है पेरेंटल का क्लास मिला, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर एब्सेंट था, मिला जुला गुण वाला एब्सेंट था। और अगर किसी वंशज में रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं मिलता है डाइहैब्रिड में, तो इसी को हम क्या बोलते थे, कंप्लीट लिंकेज बोलते थे। अर्थात यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल कर गया और यहाँ पर एक घटना घटा जिसको कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फेल होने के कारण एक घटना घटा जिसे क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, सारे के सारे एक जैसे। अब निष्कर्ष इसका लिखते हैं, निष्कर्ष के लिए निकला, निष्कर्ष यही निकला कि जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर रहे और एक दूसरे के काफी नजदीक रहे, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर नहीं होगा तो केवल कौन क्लास प्राप्त होगा, पेरेंटल क्लास प्राप्त होगा, रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं मिलेगा। और इस घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज कहते हैं। अर्थात लिंकेज तभी होगा जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर एकदम नजदीक नजदीक मौजूद हो। और इसमें क्या हुआ, हम लोग को केवल पेरेंटल क्लास 50-50% मिला, ये अर्थात ये कंप्लीट लिंकेज का यहाँ पर मामला आएगा अगर 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर एक साथ नजदीक नजदीक में रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हैं कि F1 पीढ़ी में जब गैमेटोजेनेसिस होता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर बदल चुका है, गैमेटोजेनेसिस होता है तो वहां पर एक घटना घटेगा, कौन, मियोसिस। और मियोसिस में भी एक घटना है, एक उसका स्टेप है जिसका नाम है क्या बाबू, मेटाफेज 1। तो ये सब मेटाफेज में ही होता है अलग होने का बाद। तो हम कह रहे थे कि यहाँ हुआ क्या कि मियोसिस जब हुआ, मियोसिस के बाद जब मेटाफेज का स्थिति आया, तो मियोसिस में क्रोमोसोम उलझ जा सकता है। क्यों उलझ जाता है भाई, तो क्रोमोसोम जो है ना, जो एक दूसरे के साथ पेयरिंग किया है, कई बार उनके धागे आपस में इतने नजदीक रहते हैं कि आपस में उलझ जाते हैं। अब उसमें अगर जीन जो है ना एक ही क्रोमोसोम पर है लेकिन काफी एक दूसरे से दूर है, तो उस उलझने के दौरान ऐसा संभव है कि एक समजात गुणसूत्र का टुकड़ा टूटकर, होमोलोगस क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटकर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में जुड़ जाए और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटकर इसमें जुड़ जाए। आप घरों में भी देखते होंगे कि माताएं जब स्वेटर वगैरह बुनती हैं और कई प्रकार की ऊन का इस्तेमाल एक साथ करती हैं, पुराने जमाने में ज्यादा होता था, अब तो नए लोग तो है ना सब मशीन का ले लेते हैं, जैकेट ले लेते हैं। तो क्या होता था, कई बार वो उलझ जाता था और उलझन को सुलझाने के लिए उसको धागा को तोड़ना पड़ता था। तो तोड़कर जोड़ने के दौरान यहाँ पर गलती क्या हो गया, जो धागा आपका दूसरा नंबर का था टुकड़ा, दूसरा नंबर धागा का टुकड़ा था, वो जुड़ गया किसके साथ, तीसरा नंबर धागे के साथ, और तीसरा नंबर धागा का जो टुकड़ा था वो दूसरे नंबर धागे के साथ जुड़ गया। ऐसा होने की संभावना 50% से कम है। क्यों भैया, 50% चांस है उलझने का और 50% चांस क्या है, इस गलती के होने का। तो जब ये गलती अगर हो ही जाता है, कई बार ये गलती हो जाती है, इस गलती के होने के कारण यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट क्लास मिलेगा, लेकिन रिकॉम्बिनेंट क्लास 50% से कम मिलेगा। क्यों मिलेगा 50% से कम, क्योंकि ये होने की संभावना ही 50% से कम है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टेड में भी आपका मिला था रिकॉम्बिनेंट क्लास, और यहां भी आपका इंडिपेंडेंट क्या मिला, रिकॉम्बिनेंट क्लास मिला। देखिए इसमें और उसमें अंतर क्या है, वहां पर रिकॉम्बिनेंट क्लास हमेशा 50% होगा या उसके बराबर होगा, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट क्लास हमेशा 50% से कुछ कम ही रहेगा, 50% या उससे कम होगा।
ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में स्वतंत्रता रूप में हुआ और यहाँ पर उलझने पर है, निर्भर करता है उलझेगा कि नहीं उलझेगा, लड़ाई होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर ऐसा कंडीशन आए कि 50% से कम हो रिकॉम्बिनेंट क्लास, मिले लेकिन कम हो, तो इसको कहते हैं कौन सा लिंकेज? इनकम्प्लीट लिंकेज। तो हमको अभी 3 बात मिला। इसका कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन यही आएगा कि जब कोई जीन एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हो और दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हो और एक दूसरे से क्या हो, दूर दूर सजा हुआ हो, तो क्या होता है, वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो फेल कर जाता है, लेकिन एक नया घटना क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण दोनों क्रोमोसोम के बीच में टुकड़ों का आदान प्रदान होने की संभावना बन जाती है और इससे रिकॉम्बिनेंट क्लास मिल सकता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट क्लास हमेशा 50% से क्या होगा, कम होगा, अर्थात इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। तो इसको निष्कर्ष में क्या हो गया इसमें कि जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर रहे और एक दूसरे से काफी दूरी पर सजे हुए रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाने के कारण यहाँ पर कभी भी रिकॉम्बिनेंट क्लास 50% तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण आपका पेरेंटल क्लास के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट क्लास भी मिलता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट क्लास की संख्या जो है 50% से कम रहेगा और इस घटना को कहते हैं क्या बाबू, इनकम्प्लीट लिंकेज। किसी बच्चे का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज क्यों होता है उसकी व्याख्या आधुनिक जो आपका खोज है या आधुनिक जो आपका जीव विज्ञान है उसके आधार पर किए। आधुनिक जीव विज्ञान में क्या था कि क्रोमोसोम जीन पर रहता है, क्रोमोसोम पर जीन रहता है, उसके आधार पर इसकी व्याख्या की गई। अब इसमें क्या हम लोग लिए 3 आधार लिए। पहला क्या मान लिए कि भैया ये संभव है कि हो सकता है कि जो आपका जीन हो एक ही क्रोमोसोम पर हो और एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, तब क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। आपका नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा अगर एक ही क्रोमोसोम पर होगा तो, ठीक है। तब यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो फेल हो जाता है, लेकिन होता क्या है, आपका एक नया घटना क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के होने के कारण क्या होता है, पेरेंटल क्लास के साथ कुछ रिकॉम्बिनेंट क्लास भी मिलेंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं इसको। लेकिन दूसरा कंडीशन जब लेते हैं कि एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन है और एक दूसरे के काफी नजदीक है, जब दोनों जीन एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे तब वहां पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, चूंकि दोनों काफी नजदीक है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो फेल ही हो गया। एक क्रोमोसोम पर अगर दोनों जीन रहेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो ही नहीं सकता है, वो तो फेल ही हो जाएगा। तो इसके फलस्वरूप आपका जो है ना वहां पर केवल और केवल पेरेंटल क्लास होता है, अर्थात रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं मिलेगा। अर्थात अगर एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन काफी एक दूसरे से नजदीक में रहे तो केवल और केवल लिंकेज होता है, वहां पर इनकम्प्लीट लिंकेज या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन ये ले लें कि दोनों के दोनों जीन जो है एक दूसरे से अलग अलग क्रोमोसोम पर सजे हुए हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर सजे हुए हैं, तब क्या होता है, तब जो है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होगा वहां पर क्रॉसिंग ओवर की जरूरत ही नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर है ही नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम ही अलग अलग है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब होगा तो पेरेंटल क्लास और रिकॉम्बिनेंट क्लास दोनों बराबर बराबर मिलते हैं। बस ये आपको मेंडल को मिला होगा। यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर लिंकेज जो है ना इनकम्प्लीट लिंकेज में क्यों बदल जाता है। आप लोग कई बार देखना, कई घरों में ऐसा होता है कि कोई आया बाहर से और लड़ाई लगवा दिया भाइयों के बीच में, है ना, वो आपके बहनों के बीच में या गोतनी के बीच में, दो जो है ना पड़ोसी के बीच में झगड़े हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं झगड़े? हमको हमेशा लोग बोलते ना कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, वो तीसरा जिम्मेवार है जो आकर झगड़ा लगवाया था। जैसे महाभारत में
आपका कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, उसके लिए जिम्मेवार दो व्यक्तियों को माना जाता है, एक तो शकुनी को और दूसरा कृष्ण को। शकुनी को इसलिए माना जाता है कि शकुनी ने आकर दोनों परिवारों के बीच में आग लगाई, और कृष्ण को इसलिए माना जाता है कि कृष्ण समर्थ थे इस लड़ाई को रोक पाने में, लेकिन उन्होंने इसकी पूरी तरह से कोशिश नहीं की, जिसके कारण कौरव पूरे के पूरे समाप्त हो गए। तो यहाँ पर यह बात आया कि रियली में इसके लिए दोषी कौन था, आखिर जो महाभारत हुआ उसके लिए दोषी कौन था? क्या शकुनी था? नहीं, बायोलॉजी कहता है शकुनी उसके लिए दोषी नहीं था। दोषी कौन थे? दोषी आपके कौरव और पांडव दोनों थे। क्यों? उन दोनों के बीच में, मतलब धृतराष्ट्र के मन में युधिष्ठिर वगैरह के परिवार के प्रति में थोड़ी दूरियां थी, थोड़ी दूरी थी दोनों के बीच में। अगर दोनों नजदीक होते एक दूसरे के साथ, एक ही परिवार, एक ही क्रोमोसोम पर है दोनों, अगर नजदीक दोनों होते तो बीच में शकुनी नहीं आता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो क्रॉसिंग ओवर क्या समझ लो आप, शकुनी है ये। क्या करता है? दो जीनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। कैसे भैया? अगल बगल से लड़ाकर। ठीक है, अगर पड़ोसी के साथ आपका लड़ाई हो जा रहा है, अगर भाई भाई में लड़ाई हो जा रहा है, बहनों के साथ बहनों का लड़ाई हो जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कोई तीसरा नहीं है, जिम्मेवार आप दोनों हो कि आपके बीच में इतना गैप था कि कोई तीसरा आकर उसमें क्या किया? क्रॉसिंग ओवर करवा दिया, मतलब कि तोड़ फोड़ करवा दिया। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपस में घर में, परिवार में, या पड़ोसी के साथ, या जो भी लोग हों उनके साथ जो आपका संबंध हो इतने नजदीक का हो कि बीच में कोई तीसरा आकर उसको तोड़ न सके, क्रॉसिंग ओवर न करवा सके, नया संबंध न बनवा सके। ठीक है, तो ये आपको लिंकेज के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताए। ठीक है, उसका व्याख्या किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। झगड़ा होने की संभावना है, उतना ज्यादा क्या होगा? नया चीज बनने का संभावना है, आपस में लड़ाई होने की संभावना है, एक दूसरे से कटुता होने की संभावना है। इसलिए जीन के बीच की दूरी जितना ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतना ज्यादा होगा, और क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा आपके जो रिकॉम्बिनेंट है उतने ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अगला दिन देखेंगे। इसी पर हम लोगों को पढ़ना है अब आपका जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप